हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा जो मैथ का चैप्टर था वही जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसका हमने पार्ट 1 देख लिया था और आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो आप लोगों का आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारा जो ये मैथ का चैप्टर था, इसका हमने पार्ट 1 देख लिया था और आज पार्ट 2 देख रहे हैं। इसमें आज हम बेसिकली जो नहीं होता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में, जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, किस क्षेत्रफल को कैसे देखा जाता है, इसमें बस जस्ट हम उसी को देखेंगे। तो ये जो ये वीडियो होगा ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी प्रिपरेशन कीजिए। वैसे भी मेरा रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आ जाएगा, ठीक। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक। तो देखिए, इसमें हमने पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। तो देखिए, हमने पहले तो इसमें देखा था कि जो वृत्त का केंद्र क्या होता है, ठीक। केंद्र के बाद हमने देखा था कि जो वृत्त होता है वृत्त की परिधि क्या होती है। हमने यहाँ पर देखा था कि जो वृत्त होता है वृत्त की परिधि क्या होती है। यहाँ पर जो वृत्त होता है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या के साथ साथ वृत्त में जितनी आकृतियाँ बनती हैं उन आकृतियों को कहते क्या है। तो हमने जो हमारा पहला त्रिज्या देखा था, फिर इसका हमने व्यास देखा था और यहाँ पर इसकी जो हमारी जीवा थी इसे देखा था। इसके साथ ही हमने इसमें सिंपली जितने फार्मूले बनते उतने हमने देख लिया था कि जो वृत्त की परिधि होती है, परिधि का फार्मूला क्या होता है। जो वृत्त की परिधि होती है और व्यास होता है, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, उसे क्या कहते हैं। इसके अलावे हमने देखा था कि जो इसका व्यास का होता है, व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि जो मेरे पढ़ाने का ढंग है आप लोगों को कैसा लगता है, ठीक। तो आइए आज बेसिकली हम देखेंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यह जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। और जो हमारा ये चैप्टर दिया हुआ है इसमें आखिर ये किस क्षेत्रफल की बारे में बात कर रहा है और हमें क्या क्या देखना है। तो यहाँ पर आप लोग वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है। हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है जस्ट पाई आर स्क्वायर होता है। आप नॉर्मली जानते हैं कि जो हमारा वृत्त होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ, इसका यह अर्थ हुआ कि यहाँ पर जो मान लीजिए कि वृत्त है, वृत्त के अंदर जितने हैं ये एरिया कवर है। जितने हमने यहाँ पर देखा है एक वृत्त है, वृत्त के अंदर जितनी एरिया कवर है, यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक। और वृत्त के अंदर जितने भी भाग है इन भाग का कुछ ना कुछ जरूर क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा ये पूरा वृत्त था, वृत्त के अंदर का कुल जितना कवर एरिया था, इसका यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका हमारा जो क्षेत्रफल होता है इतना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये चैप्टर यहाँ पर तो बस पूरे वृत्त के बारे में बात कर दी है कि जो पूरा वृत्त होता है, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। फिर मैंने तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, मैंने बस जो पढ़ा है वही पढ़ा रही हूँ, ठीक। अब जो विद्वान है, वैज्ञानिक है, विद्वान हुए, उन लोगों ने बहुत सारा दिमाग लगाया। अब उन लोगों के मन में आया कि मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त तो है, ठीक है। यहाँ पर जो इसका पूरा क्षेत्रफल है, यहाँ पर जो इसका पूरा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर तो है। अगर कभी कोई कह दे कि मान लीजिए कि बस हमें इतना बताइए, यहाँ पर जो ये वृत्त है, वृत्त का ये पूरा भाग न भाग बता करके हमें बस इतना बताइए कि जो यहाँ पर ये एरिया कवर है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तब इसी का सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते और सोल्यूशन मिल भी गया और उसी पर आधारित इस चैप्टर को इसने दे भी दिया। तो बेसिकली हम इसी क्षेत्रफल को निकालने का जो मुद्दा है उसे हम ज्ञात करेंगे। और यह जो हमारा चैप्टर है या फिर इसमें हम इसी भाग को कैसे निकाला जाता है, इसका फार्मूला क्या है, उसी को ये बस हम जस्ट देखेंगे, ठीक। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा एक बिंदु होता है, ठीक। आप जानते हैं कि जो हमारा एक बिंदु होता है, एक बिंदु पर हमारा जो कोण बनता है ये 360 अंश बनता है, ठीक। अब कैसे बनता है ये तो मैं खुद नहीं जानती, लेकिन मैं खुद इतना जानती हूँ कि जो हमारा एक बिंदु होता है, एक बिंदु पर जो हमारा पूरा कोण बनता है 360 अंश का कोण बनता है। आशा करती हूँ कि आप लोग भी जानते होंगे कि जो पूरा वृत्त होता है, वृत्त न कर करके एक जो बिंदु होता है, बिंदु पर
जो कोण बनता है कुल 360 अंश बनता है। वहीं जो हमारी एक सरल रेखा होती है ऐसे बस जो मतलब एकदम सीधी लाइन होती है एकदम सीधी, इसका जो कुल कोण बनता है यहाँ पर जो जितना पूरा कोण बनता है इसका मान जो होता है 180 अंश होता है। आशा करती हूँ कि ये तो मतलब नॉर्मली बातें हैं आप लोगों को आती होंगी ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा एक बिंदु होता है बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है, और वहीं जो हमारी एक कोण होती है एक मतलब सीधी रेखा होती है उस पर बस जस्ट 180 अंश का ही हमें कोण देखने को मिलता है। अब चूंकि जानते हैं कि जो एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है, और आपने पढ़ा भी होगा कि जो एक वृत्त होता है वृत्त पर भी 300 एक पूरा जो वृत्त होता है वृत्त में भी 360 अंश का कोण बनता है। अगर आपसे पूछे कि जो एक वृत्त होता है वृत्त में 360 अंश का कोण क्यों बनता है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप जरूर फंसेंगे। लेकिन आप बस इतना कहिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि जो एक वृत्त होता है वृत्त में 360 अंश का कोण क्यों बनता है, तो आप कहिएगा कि जो एक वृत्त होता है एक वृत्त जो होता है एक बिंदु पर बना होता है। जो एक वृत्त होता है वृत्त का जो केंद्र होता है एक बिंदु होता है, और हम जानते हैं कि जो हमारा बिंदु होता है बिंदु पर हमारे 360 अंश का कोण बनता है। और एक मतलब ये जो वृत्त होता है ये एक बिंदु पर ही बना होता है। तो जो बिंदु होता है बिंदु का जो लास्टर पॉइंट होता है वो परिधि होता है वृत्त में, इसलिए जो हमारा वृत्त होता है वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है। तो आपने देखा कि जो हमारा वृत्त होता है वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा वृत्त होता है वृत्त में हमारा 360 अंश का कोण बनता है। अब बात करते हैं कि जो चाप क्या होता है ठीक। अब हम त्रिज्याखंड पढ़ रहे हैं, वृत्त का मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, तो हम केवल वृत्त के पूरे क्षेत्रफल को ना देख करके हम वृत्त के थोड़े बहुत क्षेत्रफल को देखेंगे, तो उसमें हम जरूर चाप लगाएंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पर हमने कुछ भाग को लिया, तो यहाँ से तो हमने काटा वृत्त को ठीक, यहाँ से जब हमने कुछ भाग लिया, जब इसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ से तो हमने इसको काटा ही है। अब काटा ही है तो हमने यहाँ पर दो निशान लगाए, तो जस्ट जो वृत्त पर निशान लगाए गए हैं इन्हें हम चाप कहते हैं, और जो इसका जो छोटा भाग है इसे हम लघु चाप कहते हैं, और जो हमारा ये बड़ा भाग है इसे हम दीर्घ चाप कहते हैं। देखिए ये जो हमारा होता है इसे हम लघु चाप कहते हैं, और वही जो हमारा ये बड़ा वाला भाग होता है इसे हम दीर्घ चाप कहते हैं ठीक। क्या कहते हैं? दीर्घ चाप कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको जो लघु चाप है और दीर्घ चाप है इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इजीली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि मतलब अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको मैं अगली वीडियो में बताऊँगी, आपको जस्ट बताऊँगी कि यहाँ पर जो मतलब ऐसे निकाल दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ठीक। इसका जस्ट एक क्षेत्रफल क्या होगा मतलब एक एग्जाम्पल देख दो बढ़िया। वैसे आप लोगों ने पिज़्ज़ा जरूर खाया होगा ठीक। आप लोग ने पिज़्ज़ा खाया होगा तो आप कभी देखेंगे कि जो पिज़्ज़ा होता है पिज़्ज़ा मतलब एक रोटी के आकार का होता है। मान लीजिए कि मतलब वृत्त होता है ठीक, गोलाकार होता है। वैसे गोला और वृत्त में बहुत अंतर होता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि वो गोलाकार होता है। आपने जो पिज़्ज़ा है पिज़्ज़ा को ज़रूर निकाला होगा। जब पिज़्ज़ा को निकाला होगा तो ऐसे मान लीजिए कि ऐसा आपका पिज़्ज़ा था ठीक, ऐसे आपका पिज़्ज़ा था, वहाँ इसका एक सेंटर था, और ऐसे आपने यहाँ से इसका जो इतना भाग था मैं मतलब एग्जाम्पलर बन गई हूँ ठीक है तो मान लीजिए कि ये जो पूरा पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा का आपने इतना भाग निकाल दिया। अब इतना भाग निकाल दिया तो इसका भी तो यहाँ का जो पूरा क्षेत्रफल था, पूरी जो पिज़्ज़ा की क्षेत्रफल थी यह पाई आर स्क्वायर तो थी। अब कोई आपसे पूछ ले कि आपने यह पिज़्ज़ा निकाला, इस पिज़्ज़ा का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहिएगा कि चूँकि हम जानते हैं कि हमारा जो पूरा वृत्त होता है पूरा वृत्त का जो कोण होता है 360 अंश का कोण होता है ठीक। आपसे कोई पूछेगा कि मतलब जो आप कहिएगा कि जो हमारा वृत्त होता है वृत्त का, या फिर जो पिज़्ज़ा है पिज़्ज़ा गोल है इसलिए इसका भी मतलब गोल नहीं है, मतलब गोला वृत्त में बहुत अंतर होता है। मैंने सिंपली मान लिया कि मान लीजिए गोल है ठीक तो मान लीजिए कि इसका जो पूरा कोण होगा 360 अंश होगा ठीक। अब इसका यहाँ पर जब निकाला इसने, यहाँ पर जब निकाला तो यह बिंदु से ही निकाला ठीक। तो यहाँ पर हमें कुछ कोण दिख रहा है, यहाँ पर जरूर ना जरूर कुछ न कुछ कोण बना होगा। तो इसको मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा कोण बना है यहाँ पर यह थीटा बना है। अब मतलब मैं कंफर्म तो नहीं हूँ कि आपने 45 अंश का ही कोण निकाला होगा, उसमें से मतलब 45 अंश के भाग को निकाला होगा, 30 का ही निकाला होगा, 25 का निकाला होगा, या 80 का निकाला होगा, चाहे 90 का निकाला। मैं तो कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए बस जस्ट हम मान लें कि आपने कुछ निकाला और कुछ जो कोण निकाला उस कोण को हमने थीटा मान लिया। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा कोण था यह था 360 अंश, एकदम मतलब जो आल्टुवाल कोण था यह 360 अंश था, और हमने कुछ भाग निकाल लिया। तो यहाँ पर जस्ट हम कहेंगे कि यह हमारा क्या है, थीटा कोण है, थीटा कोण है, क्योंकि इसी का तो कुछ भाग निकाला गया है। तो बस, और हम जानते हैं कि जो हमारा पूरा वृत्त होता है, पूरे वृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल होता है यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर
बस पाई आर स्क्वायर। तो आप आपसे किसी का मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त के अब यहाँ पर जो हमारा मतलब ये छोटा सा भाग है ना, ये जो पूरा वृत्त है, वृत्त का जो बस छोटा सा भाग है, इसे ही हम त्रिज्याखंड कहते हैं, त्रिज्याखंड। ये हमारा जो भाग है, इस भाग को हम इसे कहते हैं त्रिज्याखंड। इसमें जो छोटा भाग होता है लघु त्रिज्याखंड होता है, और जो बड़ा भाग होता है इसे हम दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। अब मतलब ये आपसे कोई पूछेगा कि जो वृत्त होता है, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त के जो त्रिज्याखंड होता है, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा 560 अंश। और कैसे होता है तो मैंने बताया कि यह कैसे होता है। आप कहिएगा कि जो पूरा वृत्त होता है, पूरे वृत्त का जो पूरा कोण का मान होता है, यह 360 अंश होता है। वहीं जब हमने त्रिज्याखंड को निकाला तो उसमें हमारा कुछ कोण जरूर बना है, उस कोण को हमने थीटा मान लिया। और हम जानते हैं कि जो हमारा पूरा वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए जो त्रिज्याखंड होता है, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश। ठीक, तो आप कहिएगा कि जो वृत्त का त्रिज्याखंड होता है, ठीक, त्रिज्याखंड होता है, त्रिज्याखंड जो होता है यह होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश। ठीक, आशा करती हूँ कि आपको जो यह त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड कैसे निकालते हैं और त्रिज्याखंड कैसे होता है, ये इजीली समझ में आ गया होगा, मतलब आ गया होगा। अब जब हमने यहाँ पर देख लिया कि इसका जब मतलब यह तो हमारा लघु त्रिज्याखंड है, ठीक, क्योंकि जो हमारा ये पूरा भाग है इतना ही निकाला गया था, ये तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह बड़ा पॉइंट है लेकिन छोटा पॉइंट है, इसलिए हमारा यह क्या हुआ, लघु त्रिज्याखंड हुआ। ठीक, लघु त्रिज्याखंड हुआ। और जो यह बड़ा भाग हुआ यह हमारा हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड। आप मेरी हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, मतलब बातों पर ध्यान दीजिएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे और मतलब वैसे अगर मैं साफ साफ लिख दी तो आप लोगों का पढ़ने पर ध्यान ना होता, केवल लिखने पर, मतलब सुनने पर ध्यान नहीं होता, केवल लिखने पर और देखने पर ध्यान होता। और किसी भी चीज़ को जितनी अच्छे से हम मतलब सुनकर याद कर सकते हैं, उतनी अच्छे से हम देख कर या फिर रट कर नहीं याद कर सकते हैं। इसलिए आप मेरी बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और लिखने की बात है तो जो मैं बोल रही हूँ वह लिखिएगा, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा साफ साफ नहीं लिखती हूँ, क्योंकि अगर मैं साफ साफ लिखने लगूंगी ना तो आप लोग मेरी बातों पर विशेष ध्यान न दे करके आप लोग मतलब मेरी लिखावट पर ही विशेष रूप से ध्यान देंगे, तो इसलिए उस समय आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप लिखावट पर ध्यान या फिर मतलब लिखने के तरीके पर ध्यान न दे करके अगर बातों को अच्छे से सुनेंगे तो मतलब बहुत ही अच्छे से आपको कुछ भी चीज़ बहुत ही जल्दी याद होगी। ठीक, तो यहाँ पर तो इसका यह हो गया हमारा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब कोई पूछेगा कि आपसे कि जो दीर्घ त्रिज्याखंड होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहिएगा कि हम जानते हैं कि जो हमारा पूरा मतलब क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर मैं लिख दूँगी, यहाँ पर देखिए यह हमारा क्या है, लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड। अब आपसे कोई पूछे कि इसका दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहिएगा कि जो हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक, आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा पूरा वृत्त होता है, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। और अगर हम पाई आर स्क्वायर में से माइनस करते हैं, अगर हम अपने पूरे वृत्त में से अगर बस इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा बड़ा वाला भाग निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा जो पूरा वृत्त है, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। और जब हम पूरे वृत्त में से या लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का मान निकाल देंगे तो नॉर्मली हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का मान पता चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यह मतलब जो पूरा भाग है, ठीक, यह जो पूरा भाग है यह है हमारा 5 मीटर स्क्वायर। मान लीजिए कि ये हमारा जो पूरा भाग है यह 5 मीटर स्क्वायर है। अगर इतना सा भाग बस हमारा मतलब बस ये जो इतना भाग है यह है 2 मीटर स्क्वायर, तो आपसे पूछेगा कि जो ये पूरा भाग है कितना बचेगा, तो आप कहिएगा कि अगर हम 5 में से -2 करते हैं तो हमारा 3 ही आएगा। ठीक, तो कैसे आया, जब हमने पूरे में से इसको छोटे वाले घटा दिया तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया। इसी तरह कोई पूछेगा कि आपसे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहिएगा कि जब हम पूरे मतलब पूरे क्षेत्रफल में से अगर हम लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दें, ठीक, यहाँ पर पाई स्क्वायर थीटा -360 हमसे घटा दें तो जो हमारा आएगा वही जो होगा हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड होगा। तो मतलब मेरे में यह जो पहले का एक वीडियो शूट है तो ज़्यादा इसमें स्टोरेज नहीं हो पाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसे मतलब आप ना
इसे लगाइए घर पे। आप बस आर का मान रख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आर का मान 7 रखती हूँ और यहाँ पर जो हमारा कोड है 30 अंश का है, ठीक। मान लीजिए कि अगर मतलब मैं एक क्वेश्चन बता दे रही हूँ, उसके बाद आप घर पर आराम से कीजिएगा, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमें आर बराबर दिया है 7 मीटर, ठीक। और जो हमारे थीटा, यहाँ पर जो हमारा थीटा है, थीटा हमें दे दिया है बस नॉर्मल 30 अंश, ठीक। अब आपसे पूछेगा कि इसका जो होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहिएगा कि जो इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा यह होगा, यहाँ पर पाई का मान जब रखेंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर का मान हमारा 7 मीटर है, 7 × 7 और गुणे थीटा का मान हमें दिया हुआ है 30 अंश बट्टा में 360 अंश, ठीक। इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 × 9 3, 3 × 6 12 36 होता है। यस, इधर कहाँ गए, यह 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक। बचा कितना, यह बचा 22 × 7/12, ठीक। यहाँ पर इतना ही बचा, तो इसको आप गुणा करके निकाल लीजिएगा। और जब इसे आप मतलब होमवर्क ग्रुप में आप इसे रख लीजिए, घर पे आराम से कीजिएगा और आराम से बैठकर कीजिएगा। तो आप इसका मान हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावे जो आपका, जब आप लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना कतई मत भूलिएगा, उसे ज़रूर निकालिएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। इस ज़माने में ना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब आप आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं तो प्लीज़ कभी भी पढ़ाई का जो साथ है मत छोड़िएगा। मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन अपने आप मिलेगी। तो बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।